तरीके के हो सकती है अगर ऑस्मोसिस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो जो पहला मीडियम है वो कौन सा हो गया, आइसोटोनिक। तो यहाँ पे आइसोटोनिक कहने का मतलब, आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा मीडियम जिसमें सेल के अंदर और सेल का जो बाहरी वातावरण है उसमें सॉल्यूट इक्वल है, ठीक है ना। यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। मतलब कि अगर आइसोटोनिक मीडियम है तो इस मीडियम के अकॉर्डिंग जितना वाटर सेल के अंदर इंटर करेगा उतना ही वाटर सेल के बाहर जाएगा। सो इस कंडीशन में नेट गेन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जितना वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहा है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर जा रहा है। तो किसी भी सेल को यदि हम आइसोटेनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर देते हैं तो उसके शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना वाटर सेल के अंदर जाएगा उतना ही वाटर सेल के बाहर भी आ रहा है, यानी इक्वल फ्लो हो रहा है। दूसरा अगर कंडीशन कंसिडर करते हैं तो मान के चलते हैं कि अब एक सॉल्यूशन जो है उसको सॉल्यूशन मान लेते हैं बी, और बी को हम लोग नाम दे देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक मीडियम बोल दे रहे हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब कि सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल हैज लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब सेल के बाहरी वातावरण में सॉल्यूट कम है, ठीक है ना, लेकिन सॉल्वेंट ज्यादा है। तो उस कंडीशन में जो वाटर है वो वाटर मूव करके कहाँ आएगा, सेल के इनसाइड। तो हाइपोटोनिक मीडियम में अगर हम किसी सेल को प्लेस कर देते हैं तो उस कंडीशन में वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होता है, सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट में। तो हाइपोटोनिक मीडियम में अगर किसी सेल को प्लेस किया गया तो सेल वाटर को गेन करेगी, यानी इंडोऑस्मोसिस होगा, और स्वेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप। यानी इस कंडीशन में सेल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एक तीसरा कंडीशन कंसिडर करते हैं जिसमें हम लोग नाम दे देते हैं थर्ड मीडियम को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक मीडियम। तो यहाँ पे वैसा मीडियम या सॉल्यूशन जिसमें सराउंडिंग सेल जो है उसमें सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, लेकिन सॉल्वेंट कम है। यानी सेल के अपेक्षा बाहरी वातावरण में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसका मतलब सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर अब सेल से बाहर की तरफ आना शुरू होगा। तो इस कंडीशन में जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, श्रिंक। सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि क्या होगा यदि किसी एनिमल सेल को अगर हम कहाँ रख देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो बोलेंगे कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ सेल, क्योंकि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या है, इनसाइड और आउटसाइड सेल इक्वल है। लेकिन अगर हाइपोटोनिक मीडियम में या सॉल्यूशन में किसी सेल को प्लेस कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेल का साइज बढ़ जाएगा, सेल स्वेल अप हो जाएगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं रेजिन से, यानी किशमिश को रात भर पानी में भिगो देते हैं तो सुबह तक उसका साइज इंक्रीज कर जाता है, यानी सेल फूल जाती है। क्यों, ड्यू टू इंडो ऑस्मोसिस। लेकिन अगर उसी को हम साल्ट सॉल्यूशन में यानी हाइपरटोनिक मीडियम प्लेस कर दें तो जितना वाटर वो गेन की है वो लॉस करेगी, यानी वाटर लॉस होगा, बाहरी वातावरण में वाटर आएगा सेल के अंदर से और सेल का साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो मीडियम का जो कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग तीन तरह के आपके सॉल्यूशन हो गए। पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस चीज को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप एक बार इसको हम फास्ट रीडिंग कर देते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज वन दैट हैज सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो इस दौरान नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इक्वल है, जितना वाटर सेल के अंदर जाएगा उतना ही वाटर सेल के बाहर आएगा। तो सेल के साइज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज वन दैट हैज हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल देन इनसाइड, यानी सेल के बाहरी वातावरण में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। यानी अब हाइपरटोनिक मीडियम में किसी सेल को रखेंगे तो वहां पे आपको कौन सी घटना देखने को मिलेगी, एक्सोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया सॉल्यूशन दैट हैज अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल देन आउटसाइड। अब सेल के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज्यादा है, या बोल सकते हैं कि आउटसाइड सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर ज्यादा है। तो अब जो वाटर है वो कहां से कहां आएगी,
अंदर से बाहर की तरफ सॉरी इंटर करेगी सेल में, तो उस घटना को क्या बोलेंगे, इंडो ऑस्मोसिस। यानी सेल के बाहरी वातावरण में सॉल्यूट कम है और अंदर सॉल्यूट ज्यादा है। इसका मतलब कि बाहरी वातावरण में सॉल्वेंट यानी वाटर ज्यादा है और अंदर वाटर कम है। तो अब वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, आउटसाइड टू इनसाइड। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल क्या हो जाती है, फूल जाती है। हाइपरटोनिक कंडीशन में सेल सिकुड़ जाती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जिस साइज की रहेगी उसी साइज की रहेगी। जैसे यहाँ पे कंडीशन दिखाया गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो सॉल्यूट है वो क्या है, कम है, और सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है सॉल्यूट के हिसाब से। लेकिन अब सॉल्वेंट की बात करें तो मान के चलते हैं ये जो ब्लू कलर वाला जो है इसको कंसीडर कर लीजिए वाटर है। तो यहाँ पे आउटसाइड वाटर ज्यादा है और अंदर वाटर कम है, तो वाटर मूव करके कहाँ जाएगा, सेल के अंदर। दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस सेल के आउटर इन्वायरमेंट में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और सेल के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। ऐसे ही बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट यानी वाटर सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। तो अब वाटर जो है वो सेल से क्या होगी, रिलीज होकर कहां जाएगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर किसी सेल को प्लेस कर देते हैं तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल का साइज इंक्रीज करेगा। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सॉल्यूट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन कहां है, इनसाइड द सेल। मतलब नेट गेन क्या है, इक्वल है। मतलब जितना वाटर सेल के अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है उतना ही वाटर सेल के अंदर आ रहा है बाहर से। तो इस कंडीशन में हम इसको नाम देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब कुछ एग्जांपल के तौर पर बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे हम आरबीसी को रख दे रहे हैं, ये कौन सा सेल है, आरबीसी। तो आरबीसी को रख देंगे तो वाटर जो यू कहाँ आएगी, बाहर की तरफ। तो आरबीसी का साइज क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यानी सेल श्रिंक्स एंड रिंकल्स, झुर्रियां पड़ जाती हैं। लेकिन अगर वहीं आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं किसी एनिमल सेल को, तो एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो हाइपोटोनिक मीडियम रख दिए तो वाटर क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, धीरे धीरे सेल का साइज बढ़ते चला जाएगा। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसका भी अपना एक क्षमता है, कितने कैपेसिटी तक वाटर को होल्ड कर पाती है। अगर एक्सेस चला जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट। तो हाइपोटोनिक मीडियम में एनिमल सेल फूलेगी, बड़ी भी हो जाएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा अगर एक्सेस वाटर गेन कर लेती है तो सेल में ब्रस्ट फट जाती है। लेकिन प्लांट सेल अगर रख दिया जाए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो ब्रस्ट नहीं करेगा, नहीं फटेगा। क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वाल होता है जो हार्ड एंड रिजिड होता है, सेल वाल। तो वही सेल वाल उसको ब्रस्ट करने से प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिए मींस फंक्शनिंग सेल ऑफ द नॉर्मल साइज। मींस व्हाई, बिकॉज जितना वाटर सेल के अंदर इंटर कर रहा है उतना ही अमाउंट में वाटर सेल से बाहर की तरफ आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ आरबीसी प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर, तो क्या आंसर बोलेंगे, सेल में ब्रस्ट या फिर स्वेल अप, फूल जाएगी। लेकिन अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में क्या हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस, वाटर बाहर की तरफ आ रहा है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या हो रहा है, इंडो ऑस्मोसिस। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का मूवमेंट क्या है, बोथ साइड इक्वल है, दैट्स व्हाई साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां तक क्लियर। चलिए एक और टर्म आ जाएगा, एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं जिसका संबंध किससे होता है, ऑस्मोसिस से। जिसमें पहला अगर बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहा है, तो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहा है किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। तो रूट कहां पे मौजूद है, सॉइल के अंदर, और रूट से फाइन ब्रांच निकलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। तो अगर रूट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है और उसकी बाहरी वातावरण में वाटर ज्यादा है तो प्लांट क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज द अल्टीमेट फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस। तो प्लांट रूट्स हैव अ हायर कंसंट्रेशन देन सॉइल, यानी सॉइल से ज्यादा कंसंट्रेशन क्या है आपको रूट्स हेयर में, दैट्स देयरफॉर वाटर फ्लोज इनटू द रूट्स। Guard cells of the plants are also affected by osmosis. When the plant cells are filled with the water, guard cells swell up and stomata open. तो आप 10th क्लास में जाएंगे तो वहां पे मिलेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जो होता है वो गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है स्टोमाटा की वो गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो जैसे आप नॉर्मली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो गार्ड सेल होता है वो किडनी शेप सेल होता है, ठीक है ना। आप
8 क्लास में इस चीज को देखे होंगे। तो आप नॉर्मली गार्ड सेल को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। तो गार्ड सेल को आप सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेल जो होती है गार्ड सेल, उसका इनर वॉल यानी अंदर वाली जो दीवार होती है वो कैसी होती है, थिक, और आउटर वॉल क्या होती है, थिन होती है। और गार्ड सेल जो है, इस समय ये जो ओपनिंग दिख रहा है इसी को नाम देते हैं हम लोग एस्टोमेटल ओपनिंग। एस्टोमेटल ओपनिंग। तो जो एस्टोमेटल ओपनिंग है, अभी ये स्टोमाटा ओपन फेज में है, और ये दोनों जो किडनी शेप सेल दिख रहे हैं इसी को नाम क्या देते हैं हम लोग, गार्ड सेल्स नाम देते हैं। तो अब ऐसे इमेजिन कीजिए, होता क्या है कि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या प्रिपेयर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो गार्ड सेल के अंदर क्या बढ़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन डे टाइम में राइज कर रहा है, ठीक है ना। और इसके आसपास की जो सेल होती हैं उन सेल्स को हम नाम देते हैं इपिडर्मल सेल्स। क्या नाम देते हैं, इपिडर्मल सेल्स। तो गार्ड सेल्स के चारों तरफ जो सेल्स होती है उन सेल्स को हम नाम देते हैं इपिडर्मल सेल्स। तो इपिडर्मल सेल के पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल नहीं होती है। तो अब देखें ध्यान से, तो गार्ड सेल के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और जो एपिडर्मल सेल है उनके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। मींस इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर ज्यादा है और गार्ड सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर कम है। देन क्या होगा, वाटर मूव करेगा कहां से कहां, बाहर से अंदर की तरफ। तो जैसे जैसे वाटर गार्ड सेल के अंदर इंटर करेगा तो इस गार्ड सेल का जो सेल वाल है वो बाहर वाला वाल थिन है और अंदर वाला वाल कैसा है, थिक है। तो अब वाटर का ज्यादा प्रेशर कहां पड़ेगा, थिन वॉल पे। ज्यादा से ज्यादा प्रेशर कहां एक्सर्ट करेगा, थिन वॉल पे। तो मान लेते स्टोमाटा बंद है और बाहर वाला ये दीवार है और ये अंदर वाला, तो जैसे प्रेशर पड़ेगा तो स्टोमाटा क्या हो जाएगी, ओपन। और नाइट टाइम में जस्ट ये प्रोसेस रिवर्स होगा, वाटर लॉस होगा, फिर से सेल नॉर्मल शेप में आएंगी और स्टोमाटा क्लोज हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो वहां पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑस्मोसिस की घटना, यानी बोल सकते हैं ऑस्मोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। इज दैट क्लियर। चलिए दूसरा इवेंट जो हम लोग सीखे, नेक्स्ट वन की अगर बात करें, इफ फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर फिश placed in a water with different salt concentration, fish die due to the entry or exit of water in the cells of fish। यानी अगर कोई फ्रेश वाटर मीन्स जिस वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, जैसे नदी का पानी, और साल्टी वाटर कहने का मतलब समुद्र का पानी, यानी समुद्र में जो रहने वाली मछलियां हैं, अब उसको उठाकर कहां डाल दीजिए आप, फ्रेश वाटर में। तो अब क्या होगा, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रही थी जहां पे उनका बॉडी एडप्ट था, लेकिन अचानक से आप उसको ऐसे मीडियम में रख दिए तो अब तेजी से वाटर क्या होगा, उनके सेल के अंदर इंटर करना शुरू करेगा। अब जो कहां मौजूद है, साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर में, उसको डाल दीजिए सॉल्ट वाटर में, तो उस समय उनकी बॉडी से एक्सेस वाटर लॉस होगा और वो मर जाएंगी। तो जो भी जिस इन्वायरमेंट में है वहां पर वो सरवाइव कर रहा है। तो अगर इन्वायरमेंट चेंज कर रहा है तो ड्यू टू ऑस्मोसिस उनके लाइफ पर भी खतरा आ सकता है। इसके अलावा ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई ऑस्मोसिस। द बैक्टीरिया दैट ओवर पॉपुलेट द इंटेस्टाइन रिजर्व द फ्लो ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डू नॉट अलाउ वाटर टू बी एब्जॉर्ब्ड बाई द इंटेस्टाइन विच रिजल्ट्स इन द डिहाइड्रेशन। तो शरीर में क्या हो रहा है, पानी की कमी होना, क्योंकि वाटर जो हम टेक कर रहे हैं वो हमारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक कर दिया है किसने, बैक्टीरिया ने। तो उस कंडीशन में वाटर जो हम लोग गेन कर रहे हैं वो वाटर बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो सेल के पास वाटर कम पहुंच रहा है, तो उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं, डिहाइड्रेशन। नाउ व्हेन फिंगर्स आर प्लेस्ड इन वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब आप अपनी उंगलियों को लंबे समय तक पानी में रखते हैं, दे परनी ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द सेल्स। तो आपका हाथ जो होता है थोड़ा सा क्या हो जाता है, सूज फूल जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अब आपके वाटर जो है वो सेल के अंदर क्या किया है, फिंगर के सेल के अंदर इंटर किया हुआ है। तो ये सभी किसकी एग्जांपल हो गए, ऑस्मोसिस की, जो डे बाय डे आपको लाइफ में देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करेंगे, एक नया ट्रांसपोर्ट का फॉर्म आ गया जिसको नाम देंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग तीन ट्रांसपोर्ट का बात किए थे, पैसिव। तो पैसिव में एक पहला पढ़े डिफ्यूजन और दूसरा पढ़े ऑस्मोसिस। उसके बाद अब जो आएगा उसका नाम हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सिंपल मतलब होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जबकि हम लोगों ने
पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स अपने कंसंट्रेशन के हायर जोन से कहाँ जा रहा है, लोअर जोन में, बट अब मॉलिक्यूल्स किधर से किधर मूव करेगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस दौरान उसको ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और एनर्जी किस फॉर्म में खर्च होगी, एटीपी के फॉर्म में। यानी अगर मॉलिक्यूल सेल के अंदर और बाहर आ रहा है, जा रहा है बाय यूजिंग एटीपी, देन इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि सेल के अंदर एक फिनोमिनन चलता है सोडियम पोटेशियम पंप। क्या चलता है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, फिलहाल भी इसका डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? means the process that involves the movement of molecules from a region of lower concentration to a region of higher concentration, means against concentration gradient or obstacle with use of external energy is called active transport। और एग्जांपल क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप। तो इस कंडीशन में हम लोग बात करेंगे, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स आपको रिप्रेजेंट किए हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स आउटसाइड यानी एक्सटीरियर जोन में है, तो सेल के आउटर साइड में मॉलिक्यूल्स जो है, जो पिंक कलर से दिखाए गए वो कम है, और वही मॉलिक्यूल सेल के अंदर क्या है, ज्यादा है। बट अभी भी ये मॉलिक्यूल कहाँ जाना चाहता है, तो सेल के अंदर, मींस अपने लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ जाना चाहता है, हायर कंसंट्रेशन। सो दैट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब यहाँ पे खर्च क्या होगी, एटीपी। तो एटीपी खर्च होगी, तो उसको क्या नाम दे देंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी जो आयंस का मूवमेंट होता है, चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन से, वही क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझना हो तो बहुत आसान है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप अपने ही बिहार राज्य में अलग अलग क्षेत्र में घूमने जा रहे हैं, तो आपसे कोई टैक्स वगैरह तो लगने वाला है नहीं, लेकिन यही आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो अब वहां पे आपको वीजे की आवश्यकता पड़ जाएगी, एक अलग स्पेसिफिक चीज की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको वहां पे घूमने की इजाजत देगी। तो आप क्या कर रहे हैं कि अब जब आप लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, जैसे आपको पहाड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ना हो, तो उस समय आपको क्या चाहिए, खान पान के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, वाटर बोतल चाहिए, कि रास्ते में आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बचाते हुए आपको चढ़ना पड़ेगा, मतलब आप अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया सोडियम पोटेशियम पंप। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, सोडियम पोटेशियम पंप के लिए आपको बेस्ट तरीके से आप इमेजिन कर लीजिए कि एक सेल है और सेल का ये मेम्ब्रेन हो गया। तो सेल की जो मेम्ब्रेन है, तो इस सेल मेम्ब्रेन से आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखाना है। एग्जांपल के तौर पर हमने क्या लिया, सोडियम पोटेशियम पंप, यानी आयंस का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए आप एक चीज याद कर लीजिए, ठीक है ना, नोकिया 321, किसे याद कर लेंगे, नोकिया 321। तो यहां पे N का मतलब हो गया, आप याद कर लीजिए सोडियम, क्योंकि सोडियम का सिंबल क्या होता है, N है, ठीक है ना। उसके बाद K से क्या होता है, पोटेशियम, मालूम है ना, K से पोटेशियम, याद हो गया। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा और, तो यहां पे N के बाद क्या आ रहा है, O का मतलब हो गया आउटसाइड, और यहां पे आपको A से I से क्या हो गया, इनसाइड, ठीक है ना। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है, एटीपी के फॉर्म में, क्लियर। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को देखिए, पहले क्या आ रहा है, 3, तो 3 किसके लिए यूज करेंगे, सोडियम के लिए, ठीक है ना। 2 किसके लिए यूज करेंगे, और एटीपी के लिए कितना यूज करेंगे, मींस 3 सोडियम कहां जाना चाहेगी, सेल के बाहर, 2 पोटेशियम कहां आना चाहेगी, सेल के अंदर, और इसमें 1 एटीपी खर्च होगा, मतलब एनर्जी खर्च हो रहा है। अब ऐसा क्यों, तो सेल का जो ये अंदर वाला इन्वायरमेंट है, इसको सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, मटेरियल फ्लूइड, उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, या उसी को आप बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और सेल के बाहर जो फ्लूइड वाला जोन है या मटेरियल, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी सेल के अंदर जो मटेरियल है, जो लिक्विड है, उसका नाम क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसका नाम क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अब ध्यान से देखेंगे, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो सोडियम कहां जाना चाह रहा है, बाहर, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है
और सेल के अंदर कंसंट्रेशन सोडियम का कम होता है। अब जस्ट इसको रिवर्स फॉर्म में बोलिए कि जो पोटेशियम होता है उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होता है और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम होता है। और इतना समझ गए तो आप आगे आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे पूछा जाए कि वो कौन सा आयन है जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होता है, तो पोटेशियम आयन। कौन सा आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होता है? हाँ, तो अब सोडियम कहाँ बाहर है? ज्यादा बाहर है और कम कहाँ है? लेकिन सोडियम कह रहा है कि नहीं मुझे बाहर जाना है, तो 3 सोडियम कहाँ जा रहा है? बाहर। तो अपने लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है? अब जो पोटेशियम है वो कह रहा है कि मुझे अंदर जाना है, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम जा रहा है अंदर की तरफ अपने लोअर कंसंट्रेशन से, और इस काम को कराने में खर्च क्या होगा? एटीपी। तो यहाँ पे खर्च होगा एटीपी। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट टूटेगी तो बनता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, यानी एनर्जी लीज होगी। तो 1 एटीपी खर्च होगा 3 सोडियम को बाहर भेजने में और 2 पोटेशियम को अंदर लाने में। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स यानी आयंस हैं वे अपने कंसंट्रेशन के खिलाफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? लोअर से हायर। तो इसी को नाम दिया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और समझा गया? मतलब एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, इससे एक और फॉस्फेट जुड़ता है तो बन जाता है एटीपी। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया का कहानी हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ वहां पे हम लोग सीखेंगे कि एनर्जी कैसे स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है ना। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये बातें समझ में आ गई? देखिए, तो ये कहानी हो गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब आगे एक टर्म आ जाता है बल्क ट्रांसपोर्ट। जैसे माइंड में है बल्क, तो बल्क का मतलब होता है ढेर, मतलब इन लार्ज क्वांटिटी। या अब तो सेल के अंदर जो सेल है वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए बाहरी वातावरण से फूड भी इंटेक कर रही है और वाटर ड्रॉपलेट्स भी इंटेक कर रही है। तो जब सेल अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लार्ज अमाउंट में फूड और वाटर ड्रॉपलेट्स यानी लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स को गेन करती है, उसी कंडीशन को देते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। तो सेल जो है अपने आप को सरवाइव कराने के लिए उसको क्या चाहिए? भोजन भी चाहिए और पानी भी चाहिए। तो सेल के अंदर अब जो है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, यानी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लाइक वाटर ड्रॉपलेट्स एंड सॉलिड फूड पार्टिकल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो कहाँ जा रहे हैं? सेल के अंदर। और जो फूड पार्टिकल्स हैं वो भी कहाँ जा रहे हैं? सेल के अंदर मूव कर रहा है। तो ये कम मात्रा में तो जाएगा नहीं, सेल अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसको भोजन और पानी चाहिए। यानी लार्ज अमाउंट में जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी थोड़े से बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स को सेल क्या करती है? इनटेक करती है। तो इसलिए को नाम दिया जाता है बल्क ट्रांसपोर्ट। तो ये बल्क ट्रांसपोर्ट को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस और दूसरे को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब जैसे सेल ने वाटर और फूड तो इनटेक कर लिया, उसको क्या कर रही होगी? वो डाइजेस्ट कर रही होगी। डाइजेस्ट करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन करेगी और जो अनडाइजेस्टेड होगा फिर उसको बॉडी से रिमूव कर देगी। यानी सेल के द्वारा, ठीक है ना, वाटर और फूड यानी जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है उसको इनटेक करना यानी इंटर करना सेल के अंदर क्या कहलाता है? इंडोसाइटोसिस। और यहाँ पे लग गया एग्जिट से बना है एक्सो, मतलब सेल के बाहर अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल का इलिमिनेट होना क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस जो है उसका सिंपल मतलब क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स और मटेरियल बाय द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। यानी इंडोसाइटोसिस, इंडो का मतलब हो गया इंटरनल, साइटोसिस का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी किस तरीके से ये बाहर एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को सेल कैसे इंटर कर रही है। तो जो इंटर की है मॉलिक्यूल वो एक वेसिकल्स के रूप में पैक हो जाती है। आप जाइएगा हायर क्लासेज में तो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि मेम्ब्रेन के पास क्षमता होती है, ठीक है ना, फ्लूडिटी, उसके कारण वो किसी चीज को इनगल्फ करने या रिलीज करने की क्षमता रखती है। तो जब वो किसी चीज को रिलीज कर रही है या इनगल्फ कर रही है तो छोटे से पैकेट में, उसी से छोटे से पैकेट्स को नाम देते हैं वेसिकल्स। अब अगर फूड लेगी तो उसका नाम हो जाएगा फैगोसोम, वाटर लेगी तो उसका नाम हो जाएगा पिनोसोम। अब जैसे ऐसे समझिए, तो ये जो इंडोसाइटोसिस नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था? क्रिश्चियन डीड्यू के द्वारा। आगे पढ़ेंगे, यही वही व्यक्ति है जिसने लाइसोसोम का भी खोज किया था। अब इंडोसाइटोसिस 2 तरह का होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। एकदम सिंपल भाषा में समझिए, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, सेल कुछ खा रही है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस।
और पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, यानी सेल कुछ लिक्विड फॉर्म में इंजेस्ट कर रही है। तो इंडोसाइटोसिस को दो ग्रुप में बांट दिया गया। आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे शरीर में WBC होते हैं। क्या होते हैं? WBC नाम सुने हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, इन्हीं को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। इस कई तरह के होते हैं, मैक्रोफेजेस का क्लास होता है। तो इसके पास इसका एक पार्ट होता है जिसमें मोनोसाइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि बाहर से जो पैथोजेंस वगैरह एंटर करते हैं उनको खा जाते हैं, इनको फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं। तो बाहर से मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर कर गया, ठीक है ना, तो अब ये WBC क्या करेगा? स्यूडोपोडिया डेवलप करेगा, ठीक है ना, इसके तरफ जाएगा और स्यूडोपोडिया डेवलप करेगा, और स्यूडोपोडिया डेवलप करके या दोनों स्यूडोपोडिया का एंड फ्यूज करेगा, तो ये पैथोजेन एक वेसिकल्स में पैक हो गया, यानी उसको नाम क्या देते हैं? फैगोसोम। क्या नाम देते हैं? फैगोसोम। तो यही बस सीखना है, इसके आगे बहुत सारा मैकेनिज्म है। अब जैसे फैगोसोम बना तो लाइसोसोम जाके उससे जुड़ जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, उस बैक्टीरिया को किल कर देगा और फाइनली जो वेस्ट मटेरियल उसको सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करके बाहर निकाल देगा। तो सेल के अंदर जो इंटर कर रहा है मटेरियल वो कहलाता है फैगोसाइटोसिस, इसी को बोलते हैं सेल ईटिंग। सो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल बाय द सेल इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब यहाँ पे सेल ने फैगोसाइटोसिस किया। अब जो बाहर सॉल्यूट है या सिंपल कोई वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो उन वाटर ड्रॉपलेट्स को वो क्या करेगी? इंजेस्ट करेगी। वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या करेगी? इंजेस्ट करेगी। तो इसमें से वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये ड्रॉपलेट्स को वो इंजेस्ट करेगी। जब इंजेस्ट करेगी तो फिर एक छोटे से मतलब वेसिकल्स में पैक होगा, और छोटे से वेसिकल्स में पैक होगा तो क्या बन जाएगा? पिनोसोम। दोनों में अंतर है। फैगोसोम का मतलब उसने क्या? कुछ सॉलिड मटेरियल को इंजेस्ट किया है, और पिनोसोम का मतलब कि आपने कुछ सिंपल छोटा सा ड्रॉपलेट्स वगैरह इंजेस्ट किया है। तो इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, यानी इसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। क्या बोलते हैं? सेल ड्रिंकिंग, यानी प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ लिक्विड फूड मटेरियल बाय द सेल इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, और पिनोसाइटोसिस इज आल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग। तो सेल ने खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया। अब जो डाइजेशन के बाद वेस्ट मटेरियल बचेगा, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, उसको वो फिर क्या कर देगी? अपने मेम्ब्रेन के थ्रू उसको रिलीज कर देगी। तो ये छोटा सा जो पैकेट है वो धीरे धीरे मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ेगा, मेम्ब्रेन से मिक्स होकर डिफ्यूज होकर और उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा। इस घटना को नाम देते हैं इक्जोसाइटोसिस। तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स जो है वो क्या हो रहा है? मान लेते हैं कि फूड जो है वो सेल के द्वारा इनटेक किया गया और वो पैक होकर क्या बना दिया? फैगोसोम। क्या बना दिया? फैगोसोम। तो यहाँ पे तो जो फूड पार्टिकल उसने इंजेस्ट किया वो जाकर पैक हो गया एक छोटे से वेसिकल्स में, जिसको नाम क्या दे देंगे हम लोग? फैगोसोम। अब उसके बाद लाइसोसोम आगे जुड़ेगा, फिर ये फैगोलाइसोसोम बनेगा, डाइजेशन होगा। अब जो ये वेस्ट मटेरियल है यानी अनडाइजेस्टेड फूड, ये वेस्ट मटेरियल इस सेल के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? इक्जोसाइटोसिस। यानी सेल जो है अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से इलिमिनेट कर दे रही है, रिमूव कर दे रही है। सो द प्रोसेस ऑफ इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इक्जोसाइटोसिस। तो बोल देंगे सेल उल्टी कर रही है, तो इसी को नाम देते हैं सेल वोमिटिंग। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब हो गया सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस का मतलब हो गया सेल ड्रिंकिंग, और आपको इक्जोसाइटोसिस का मतलब हो गया सेल वोमिटिंग। क्लियर? तो ये जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट था आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी सेल के अंदर या सेल से बाहर मटेरियल्स तीन तरीके से क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है थ्रू द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोई बात नहीं है, मेम्ब्रेन लिखे है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन कितने तरीके से हो सकता है? तीन, जिसमें पहला आ गया आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा हम लोग ने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा हमने पढ़ा बल्क ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ? हायर कंसंट्रेशन से लोअर, यानी जो मॉलिक्यूल है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से कहां जा रहा है? तो अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो चीज हो गया, एक डिफ्यूजन
और डिफ्यूजन स्पेशली हम लोग किस चीज के लिए देखे थे, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। और वहीं वाटर का डिफ्यूजन जो था उसको नाम दिया गया था। और ऑस्मोसिस में अगर वाटर सेल के अंदर जा रही है तो उसको नाम क्या देंगे, इंडो ऑस्मोसिस। और बाहर की तरफ आ रही तो उसको नाम क्या देंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। क्लियर। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या सीखे, जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रही है अपने लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या खर्च होगी, एनर्जी। ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल में पढ़ लिए क्या, सोडियम पोटेशियम पंप। यानी जो आयनिक या चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो किसके द्वारा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट किसके द्वारा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। लेकिन वहीं जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स, थोड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स ज्यादा अमाउंट में सेल के अंदर और बाहर आते जाते हैं तो उसको नाम देते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। अब बल्क ट्रांसपोर्ट में दो पार्ट हो गया। यदि सेल टेक कर रही है तो उसको नाम देंगे इंडोसाइटोसिस, और सेल उसको रिलीज कर रही है तो उसको नाम देंगे एक्सोसाइटोसिस। यदि सेल फूड एग्जिस्ट कर रही है, इंजेस्ट कर रही है तो उसको नाम देंगे फैगोसाइटोसिस। और अगर उसी को सेल वाटर के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में फूड ले रही है तो उसको नाम दे देंगे हम लोग पिनोसाइटोसिस। जो इसमें निक नेम जुड़ा, हमने क्या सीखा कि फैगोसाइटोसिस का मतलब देखें सेल ईटिंग की बात की जा रही है। पिनोसाइटोसिस का मतलब हो गया सेल ड्रिंकिंग की बात हो रही है। और जो एक्सोसाइटोसिस है उसका मतलब हमने सीखा सेल वूमेटिंग के बारे में। ठीक है। यहाँ पे ये सभी चीज, फैगोसाइटोसिस में जो वेसिकल्स बनेगा उसका नाम क्या हो गया, फैगोसोम। और पिनोसाइटोसिस में जो बॉडी बना उसका नाम क्या हो गया, पिनो। क्लियर। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। अभी और भी कुछ मटेरियल है जैसे फैसिलेट, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट, ये आपको हायर क्लासेस में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं।